चलो, तुम्हें पता होगा कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं जो अपने ऑलमोस्ट 12th के अंदर आने वाले हैं, तो आज अपन वही काम करेंगे। जितने भी 12th है आज, ठीक है ना, सारे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस बहुत सिंपली तरीके से करेंगे, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर, तुम्हें पता होगा कि 12th में अपने ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स है, बुक देखी थी कभी? 13 चैप्टर से। उन 13 चैप्टर से थोड़ी सी जान पहचान करेंगे, ठीक है ना। पहला दिन जो होता है तुम्हें पता है जान पहचान का होता है, तो पहला दिन अपन वही काम करने वाले हैं, जान पहचान करने वाले। और किससे करने वाले? बायोलॉजी की बुक से करने वाले। जैसे तुमने कभी मूवी देखने गए हो? मूवी देखते हो कि नहीं देखते रहे? देखते हैं ना। तो मूवी जैसे अपन देखते हैं कितने घंटे की होती है? 2 घंटे 2.5 घंटे। और ज्यादा अपन क्या गए, अपन थोड़े से क्या होते हैं, बाड़मेर वाले हैं, ठीक है ना। थोड़े मारवाड़ी हो गए, नहीं हो रहे? सब मारवाड़ी हो, यहीं के आसपास के हो ना। और अपन क्या करते हैं मूवी में, मैं तो यही करता था, तुम्हारा पता नहीं तुम क्या करते थे, ठीक है ना। मैं क्या करता था, मूवी के पैसे होते हैं ना, पूरे वसूल करने वाले होते थे, ठीक है ना। कितना 1 रुपया भी दो तो पूरे वसूल करते हैं। अपन क्या करते हैं, मूवी के घंटे देखते हैं, कितने घंटे की मूवी है कि ये भाई 1.5 घंटे की मूवी। स्टोरी छोड़ो, बाद की बात है, ठीक है ना। 1.5 घंटे की मूवी है तो 1.5 घंटे बैठेंगे, ठीक है ना। तो एसी में बैठेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे में पैसे वसूल होने वाले नहीं है। तो कम से कम 2.5-3 घंटे की मूवी होगी तो पैसे वसूल होंगे कि नहीं होंगे रे? तो जो बड़ी मूवी होती है ना उसको अपन पहले देखने जाते हैं, ठीक है ना। आज अपन वही काम करने वाले, ठीक है ना। बायोलॉजी कुछ अलग नहीं है, सेम मूवी है, लेकिन बस डिफरेंस ये है उसकी थिंकिंग को समझना। सबसे पहले आज अपन पूरी थिंकिंग को समझने का ही काम करेंगे और कुछ काम करने वाले नहीं। आज पूरी जितनी भी बायोलॉजी है उसको समरी को, सार को समझने वाले, जो तुमने 12th में भी पढ़ रखी है, ठीक है ना। और जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक मूवी जो बनती है, जो 2.5 घंटे की या 3 घंटे की मूवी हो, उस एक मूवी को बनने में कितना समय लगता है पता है तुम्हें? 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। एक जने की मेहनत हो, एक जने की मेहनत से मूवी बन जाती है क्या? नहीं, बहुत सारी मेहनत लगती है। और वो तुम्हारे साथ भी है, जो तुम आज पढ़ रहे हो ना, तुम आज सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन सक्सेस होने में जो टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम तुम अपनी इस फील्ड को दोगे उतना लंबा सक्सेस होने की तुम्हारी संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आज जो तुम टाइम दे रहे हो, ये नहीं कि दूसरे दिन ही तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जो सिलेबस अपन पढ़ेंगे, तुम सीओटी का एग्जाम दो या किसी का भी एग्जाम दो, ये नहीं है कि तुम्हें उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है या उसी कॉलेज के अंदर जाना है। ये थिंकिंग रख के नहीं बैठना है, तुम्हें नॉलेज अचीव करना है और यही तुम्हारा पहला प्लेटफॉर्म है। और वो नॉलेज, ये गारंटी है तुम्हारे किसी भी एग्जाम में दे देना, सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो आज जो अपन काम करेंगे, भले तुम्हारे 1 महीने की मेहनत का हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो अपन आज काम करेंगे, ठीक है ना, ये गारंटी है तुम्हारी एक की मेहनत जो होगी, जो यहाँ पे बैठ के तुम करोगे, एक की मेहनत नहीं होगी, तुम्हारे पेरेंट्स की मेहनत भी होगी इसके पीछे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? जब मूवी बनती है तो 1000 लोग काम करते, 1000-2000 लोग काम करते, और केवल काम करने से काम बनने वाला नहीं है, उसके लिए पहला चाहिए पेमेंट, ठीक है ना। और वो काम तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं अच्छे से। दूसरा चाहिए अपना कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे और अपन चाहते हैं कि मूवी इतनी अच्छी बने कि जब मूवी का जो होता है ना लॉन्च होती है उसके बाद हिट तगड़ी वाली होती है, ठीक है ना। तो अपन भी चाहते यही है कि जो अपन 1 महीने 2 महीने जितना भी कॉम्बिनेशन करें और उसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आए वो अच्छे से आए, ठीक है ना। उस समय जैसे मूवी हिट होती है तो अपन क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। तो वो जश्न का इंतजार तुम्हें भी रहेगा, मुझे भी। जरूरी नहीं है कि तुम सीओटी में टॉप करके जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन टॉप करना है, ये याद रखना। सीओटी के में टॉप करो लेकिन सीओटी में जाओ, ये जरूरी नहीं है। समझ आ रही है बात मेरी? लेकिन टॉप करके दिखाना है कि अपना अंदर पोटेंशियल क्या है। जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तुम्हें पता होगा कि अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो टोटल चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है ना, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं एनसीईआरटी के अंदर? अपन 13 चैप्टर्स। आज उन 13 के 13 चैप्टर से अपन तालमेल बनाएंगे। और 13 से 13 चैप्टर्स है, 13 मूवी है, मान के चलो, और कुछ भी नहीं है। और उन 13 मूवियों का ट्रेलर, जैसे मूवी लॉन्च होती है पहले ट्रेलर आता है। मूवी 2.5 घंटे की होती है लेकिन ट्रेलर कितने मिनट का होता है? 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम। और वही काम अपन यहाँ पे करने वाला। जो मूवी में पूरी स्टोरी बता रखी होती है वो 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा उसे एक्सप्लेन कर रखा होता है। समझ आ रही है बात मेरी? और वही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। आज अपन और कुछ नहीं करेंगे, उन 13 मूवीज का, ठीक है ना, ट्रेलर आज लॉन्च होगा, ठीक है ना। 1 by 1 13 के 13 चैप्टर्स में अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे, उनकी समरी को स्टार्ट करेंगे। और फिर कंटिन्यू जो अपना 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक जितना भी चलेगा
वन बाई वन एक एक मूवी को कंप्लीट करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। समझ आ रही है बात मेरी? और बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए भी, ठीक है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए और जो भी कनेक्टेड है तुमसे, हर पर्सन, ठीक है ना। अगर लाइफ में तुम सक्सेस होते हो, तुम अकेले सक्सेस नहीं होते हो, तुम्हारे साथ जितने भी कनेक्टेड लोग होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे साथ सक्सेस होते हैं, और यही तुम्हारा पहला मोटो है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता होगा कि अपने जितने भी 13 चैप्टर्स है, इन 13 चैप्टर्स को कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है? कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है? 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें पहली यूनिट का नाम है, क्या नाम है? जनन या रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले अपन कुछ नहीं करने वाले, पहले यूनिट के नाम से स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने यूनिट के नाम को समझ लिया तो आधा टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा। उन चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसकी कहानी, उसकी इकाई या उसके यूनिट के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझना, जनन की डेफिनेशन को समझना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं जनन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं एक जीव है, ठीक है ना, ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, इस जीव ने क्या किया, अपने जैसा एक नए जीव का फॉर्मेशन कर दिया। नया जीव कैसे? मान लो तुम हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास कितनी आगे हैं? 2, ठीक है ना। कितना ना आगे? 1। हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? 2। तुमने अपने जैसा का जैसा नया जीव बनाया, ठीक है ना। अब तुमसे जो नया जीव बना है उसके पास भी कितने हाथ होने वाले? 2 के 4, 2 ही होने वाले। उसके पास भी पैर कितने होने वाले? 2। यानी जब कोई जीव अपने जैसा नया जीव का फॉर्मेशन करे और वो भी जीव क्या करना चाहे, आगे नए जीव का निर्माण कर सके, तो इस प्रकार की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, इधर समझना, बहुत सारी चीजें तुम यहाँ पे समझते जाओगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को यही समझना, आधी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक जीव है, इसने क्या किया, अपने जैसे के जैसे नए जीव का फॉर्मेशन कर दिया। क्या इतना ही रिप्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। ये जीव जो बना, इसके पास भी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? अपने जैसा नया जीव बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ही जनन है, अन्यथा जनन नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या तुमने 11th के अंदर एक चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या लाइन है समझना, जनन को जीवों का विशिष्ट लक्षण बोलो कि ओनली लक्षण बोलो? विशिष्ट लक्षण बोलो कि लक्षण बोलो? लक्षण और विशिष्ट लक्षण का मतलब समझते हो क्या? लक्षण यानी कैरेक्टर किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो जिंदा होते हैं, उनका लक्षण बोलो जनन को या विशिष्ट लक्षण बोलो? बताओ। अरे गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा रे? बोल दो, जैसा तुमने सोचा हो ऐसा बोल दो। गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा रे? थप्पड़ मारूंगा क्या मैं तेरे मुंह? नहीं। तो बस क्या होने वाला है, क्या होगा बताओ? विशिष्ट लक्षण या लक्षण? विशिष्ट लक्षण बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, केवल लक्षण माना गया है। क्यों माना गया है सुनना। क्या सभी जीवित जीव जनन करते हैं क्या? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जो जनन नहीं कर सकता? क्या? जैसे मैं बताऊं, एक वन्य जीव होता है, नाम सुना हुआ है? वन्य जीव हो गया या थर्ड जेंडर हो गया? समझ में आ रही है बात मेरी? क्या ये जीव क्या नई संतति का निर्माण कर सकता है क्या? एक एग्जांपल तुमने बहुत फेमस सुना होगा, गद्दा और घोड़े के बीच में जनन करवाने से जो तीसरी स्पीसीज उत्पन्न होती है, जिसका नाम क्या होता है? खच्चर। क्या जनन कर सकता है क्या? नहीं, ठीक है ना। विशिष्ट लक्षण उसे बोला जाएगा जो सभी जीवों में होना चाहिए। इसीलिए जनन को, रिप्रोडक्शन को कभी भी विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत रखा गया नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या तो इसीलिए ये केवल कैरेक्टर्स है, विशिष्ट कैरेक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवल अपन को जनन की डेफिनेशन को समझना है। तुम्हें क्या करना है? अपने जैसा क्या करना है? नए जीव का निर्माण करना है। और वो उस जीव में भी कैसी क्षमता होनी चाहिए? जनन करने की क्षमता होनी चाहिए, या जनन सम होना चाहिए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अब जनन या रिप्रोडक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बताओ? 2 पार्ट्स में। कैसे? सुनना, अगर कोई एक सिंगल जीव अपने जैसा अपने आप नए जीव का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है ना, 2 जनों की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। और अगर कोई 2 जनक मिलकर के नई संतति का फॉर्मेशन कर दे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। सुनना यहां ध्यान से,
जैसे माना इधर ये एक प्लांट है, इस प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि मान लो इसके अंदर लीफ भी है, इसके पास अपन मान लेते हैं स्टेम भी है, इसके पास रूट भी है। मैंने किसी एक पार्ट्स को काट दिया, किसी भी पार्ट्स को, ठीक है ना, और उस पार्ट से भूमि के अंदर रोपित करते हुए नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, पूरे नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। बताओ यहाँ पर जो मैंने जनक लिया, जैसे यहाँ पे ये नया प्लांट बन गया, अब इनके लिए टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जिनके द्वारा नई संतति का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन हुआ, नया जीव बन गया, और जिसके द्वारा नए जीव का फॉर्मेशन हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, जनक भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, पैतृक भी कह सकते हैं। और जो संतति बनेगी, जो जीव नया बनेगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, संतति कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर संतति का निर्माण करने के लिए कितने जनक है, एक जनक है कि दो जनक है, कितने जनक दिख रहे हैं भाई, एक दिख रहा है कि दो दिख रहे हैं, एक। जब किसी एक जनक के द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है तो इसे कौन सा जनन कहेंगे अपन, अलैंगिक जनन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक की जगह दो जनक हो गए, दो जनक कैसे, जैसे मान लो ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, अब ये एक मेल एक फीमेल, अब इन दोनों से एक नई संतति का फॉर्मेशन हो गया। तो बताओ ये दोनों क्या हो गए, इसके जनक। जनक को क्या बोलते हैं, दूसरी टर्म क्या यूज कर सकते हैं, पैतृक। और ये क्या हो गई, संतति। अगर मैं बोलूं केवल फीमेल से क्या नई संतति का, मानव की बात करो, अगर क्या केवल फीमेल से नई संतति का निर्माण कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। क्या केवल मेल से नई संतति का फॉर्मेशन करना संभव है क्या, नहीं। यानी नर और मेल और फीमेल दोनों का होना अनिवार्य है। जब दो जनकों के द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है, और इसमें क्या बनाने पड़ते हैं, ऐसे केवल दो जनक होने से काम चल जाएगा क्या, नहीं। मेल होगा वो क्या बनाएगा, नर युग्मक, और फीमेल होगी वो क्या बनाएगी, मादा युग्मक। दोनों युग्मकों में क्या होना चाहिए, फ्यूजन या संलयन, और दोनों युग्मकों के संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज। वही किसका फॉर्मेशन करेगा, नए जीव का। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अभी के लिए केवल शॉर्ट में ही बता रहा हूं, ज्यादा अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जनन की परिभाषा पता होनी चाहिए। जनन किसको बोला जाता है, अपने समान या कैसा भी जीव उत्पन्न कर सकते हैं, अपने समान, जनन सम या कैसा भी चलेगा, जनन सम, ठीक है ना। डेफिनेशन में 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। अपने समान संतति उत्पन्न करनी, ऐसा नहीं कि पेड़ लगाए आम का वहां पे सेब हो गई, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। यानी जिसका फल पादप लगाएंगे वही फल होने वाला है, कोई दूसरा होने वाला है, वही होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, अपने समान और कैसी संतति उत्पन्न करनी है, जनन सम। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जनन। जनन कितने टाइप का होता है, एक टाइप का कि दो टाइप का, दो टाइप का। पहला कौन सा है, अलैंगिक, और दूसरा कौन सा है, लैंगिक। अलैंगिक की बात करूं, क्या युग्मक निर्माण करना कोई जरूरी है क्या, नहीं। एक जनक होगा कि दो जनक होंगे, एक जनक। अगर मैं बात करूं दूसरे की, किसकी, लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन करने के लिए एक जनक चाहिए कि दो जनक चाहिए, दो जनक। और दो जनक में एक कैसा होना चाहिए, सेम जेंडर की अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। समझ में आ रही है बात? मेल क्या बनाएगा, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और फीमेल है वो क्या बनाएगी, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। और दोनों गैमेट आपस में क्या होने चाहिए, फ्यूज। फ्यूज का मतलब समझते हो, संलयन, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नई संतति का। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब ये दोनों क्यों बताए, सुनना, क्योंकि इसके बाद अपना जो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, उस पहले चैप्टर पे चलते हैं। यूनिट मैंने तुम्हें बता दी, पहली यूनिट का नाम क्या होगा, जनन। और जनन वाले में टोटल कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, अपन कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर जो अपना चलेगा, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बताओ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। होता क्या है समझना। अब देखो,
सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही चैप्टर की आधी कहानी खत्म होती है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सभी प्लांट की बात करने वाले हैं कि केवल पुष्पी पादपों की बात करने वाले हैं? पुष्पी पादपों की। तुम्हें पता होगा कि प्लांट को अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 5। पहला कौन सा है? शैवाल। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है बताओ? टेरिडोफाइटा। चौथा कौन सा है बताओ? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। अब सुनना मेरी बात, यहां पर अपन क्या पांचों प्लांट की कैटेगरी की बात करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, केवल उन कैटेगरीज की बात करने वाले हैं जिनमें किसका फॉर्मेशन होगा? फ्लावर का। क्या शैवाल में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ब्रायोफाइटा में होता है क्या? नहीं। टेरिडोफाइटा में होता है क्या? नहीं। जिम्नोस्पर्म में होता है क्या? होता है। लेकिन जो मेनली जिस समूह की बात करेंगे वो कौन सा है? एंजियोस्पर्म। लेकिन कुछ बात किसकी भी कर सकते हैं? जिम्नोस्पर्म की भी। यानी कुल मिलाकर के पहले चैप्टर में अपन सभी प्लांट की बात करने वाले हैं कि कुछ प्लांट की बात करने वाले हैं? कुछ प्लांट में शैवाल की बात करने वाले हैं कि अपन ब्रायोफाइटा की बात करने वाले हैं? किसकी बात करने वाले हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? प्लांट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 5। पहला कौन सा है? शैवाल। दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है? टेरिडोफाइटा। चौथा कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। और पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। सभी की बात करेंगे कि कुछ की बात करेंगे? कुछ में पहला कौन होगा? जिम्नोस्पर्म। दूसरा कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें किसका फॉर्मेशन होगा? पुष्पों का, फ्लावर का। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसी नाम से चलते हैं। पहला समझ में आया? पुष्पी पादप मतलब सभी प्लांट लेने की दो समूह लेने? दो समूह। अब देखो लैंगिक जनन, अब सुनना, पहली कंडीशन लैंगिक जनन के लिए एक जनक होना चाहिए कि दो जनक होने चाहिए? सेम जेंडर की अपोजिट जेंडर? अगर एक मेल है तो दूसरा क्या होना चाहिए? फीमेल। मेल क्या बनाएगा? मेल गैमेट की फीमेल गैमेट? क्या बनाएगा? मेल गैमेट। फीमेल क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? प्लांट में करवाना है कि मानव में करवाना है? प्लांट में करवाना है। क्या प्लांट मेल जाएगा घूमता घूमता कि फीमेल कहाँ है, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो फिर मेल फीमेल के पास कैसे पहुंचेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? कि मानव के अंदर तो पॉसिबल है कि मानव में चलन या गमन की गति होती है जिसके कारण मेल फीमेल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन करने के लिए मेल को कहां पहुंचाना पड़ेगा? फीमेल के पास। क्या प्लांट चल के जा पाते हैं क्या? कभी देखा तुमने? यहाँ से चलते हुए देखा होगे प्लांट जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है? फीमेल के पास जा रहा है। कैसा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फिर मेल कैसे पहुंचेगा फीमेल के पास? कुछ कारक होंगे जो मेल गैमेट्स को कहां लेकर जाएंगे? फीमेल गैमेट्स के पास लेके जाएंगे। और उस विशेष प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं बताओ रे? नाम सुना हुआ है क्या? परागण, पॉलिनेशन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? फिर से सुन लेना। पुष्पी पादपों में सभी पादपों की बात करनी है कि कुछ पादपों की? कुछ में कितने समूह? एक समूह के दो समूह। पहला समूह कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। अब तुम्हें पता है पुष्पी पादपों की बात तो होगी, अब किसकी बात करनी है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने के लिए एक जनक चाहिए कि दो जनक चाहिए? एक मेल है तो दूसरा फीमेल, यानी सेम जेंडर की अपोजिट जेंडर? अपोजिट जेंडर। अगर बात करूं मेल कौन से गैमेट बनाएगा? मेल गैमेट की फीमेल गैमेट? कौन से? मेल गैमेट। फीमेल क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट। क्या प्लांट एक दूसरे के पास चल के जा सकते हैं क्या? नहीं। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सी क्रिया होगी? परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। आई बात समझे क्या? है किसी को दिक्कत? अरे समझ में पल्ले पड़ रहा है कि हेलीकॉप्टर जा रहा है? पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत, अपने ज्यादा नहीं। अभी तो अपन चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि मेल संरचना कैसी होगी, फीमेल संरचना कैसी होगी, प्लांट का मेल गैमेट कौन सा होगा, फीमेल गैमेट कौन सा होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे कौन सी संरचनाओं का फॉर्मेशन होने वाला। ये सारी की सारी चीजें अपन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? क्या पढ़ेंगे एक बार फिर से अपन देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को इस चैप्टर के। इसको हटा ही देते या एक और जोड़ देते? चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक प्लांट लूं कि दो प्लांट लूं? कितने प्लांट लूं बताओ? तुम ही बताओ, सारी कहानी अब तुम्हें ही बतानी है। सबसे पहले एक प्लांट लेंगे कि दो प्लांट लेंगे? दो प्लांट ले सकते हैं, एक प्लांट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये तुम सोचते हो कि लैंगिक जनन के लिए मैंने बोल दिया
कि केवल एक दो जनक होने अनिवार्य है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्लांट के अंदर भी ऐसी क्रिया हो सकती है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? ऐसा प्लांट जो कैसा हो, एक लिंगी हो कि द्विलिंगी हो? द्विलिंगी होगा तो नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही प्लांट में होंगे कि अलग अलग में होंगे? एक ही प्लांट में होगा, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा एक प्लांट में हो सकता है कि नहीं हो सकता रे? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या लैंगिक जनन के लिए हमेशा दो जनक हो ये जरूरी नहीं है। पहली थिंकिंग छोड़ देना, बहुत सारे के दिमाग में यही है कि लैंगिक जनन होगा तो हमेशा दो जनक होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अधिकांश केसेस के अंदर कितने जनक होने अनिवार्य है? दो, लेकिन एक जनक में भी हो सकता है। आ रही बात समझ? एग्जाम्पल समझ गए क्या? द्विलिंगी पादप, ठीक है ना। लेकिन अपन यहाँ पे एक लिंगी से ही समझ रहे कॉन्सेप्ट को, जब अपन चैप्टर के अंदर चलेंगे तब डीपली पढ़ेंगे। अभी देखो, पहले लैंगिक जनन करने के लिए एक जनक चाहिए कि दो जनक चाहिए? दो जनक। दोनों जनक सेम होने चाहिए कि अपोजिट करने चाहिए? एक मेल हो गया, दूसरा फीमेल। दोनों काम करेंगे कि बैठे रहेंगे? सब तुम्हारी कैटेगरी के नहीं होते। समझ गए बात मेरी? क्या अब देखो, यहाँ पर मेल है तो क्या करेगा? कौन से गैमेट बनाएगा? मेल गैमेट की फीमेल गैमेट? मेल गैमेट। फीमेल है तो कौन सा गैमेट बनाएगा? फीमेल गैमेट। अब क्या करेंगे? मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को क्या लेके आ जाएंगे? एक दूसरे के पास। ये मेल गैमेट भी आ गया और ये फीमेल गैमेट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इनके जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है बताओ? निषेचन, जिसे का दूसरा नाम अपन क्या कह सकते हैं? युग्मक सलयन। अब दोनों युग्मक आपस में क्या हो गए? सलयन हो गए। अब इसके बाद जब इनका युग्मक सलयन होगा तो कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रही है बात मेरी? और जो संरचनाएं बनेगी, एक संरचना बनेगी कि दो संरचनाएं बनेगी? तीन संरचनाओं का फॉर्मेशन कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। पहला कौन सा करेंगे बताओ? युग्मनज, जो आगे किसमें रूपांतरित हो जाएगा? बीज के अंदर। दूसरी संरचना कौन सी बनेगी बताओ? कोई बता सकता है क्या? इन पादपों को जिनमें मैक्सिमम जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें एक संरचना और बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? भ्रूणपोष, ठीक है ना। और तीसरी संरचना कौन सी होगी? फल। फल क्या निषेचन के बिना बन सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। पहले सुनना, अब चैप्टर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी ने डिवाइड किया पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर्स को अपन तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये वाली संरचना जो मैं पढ़ूंगा, बताओ निषेचन के पहले बनेगी कि निषेचन के बाद बनेगी? तो इनको क्या बोल सकता हूँ? पूर्व निषेचन क्रियाएं। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अगर मैंने बोला मेल गैमेट का बन रहा है तो निषेचन से पहले बनेगा कि निषेचन के बाद बनेगा? पहले। अगर फीमेल गैमेट बनाऊंगा तो बताओ पहले बनेगा कि बाद में बनेगा? तो मैंने चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? तीन। पहला पार्ट कौन सा होगा? जो क्रिया निषेचन के कैसी हो? पहले हो, उन्हें क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्व क्रिया। जो निषेचन के समय जो क्रिया होगी उसे क्या बोल दिया अपन ने? युग्मक सलयन या निषेचन। यहाँ पे स्पेशल केसेस होगा जिसको बाद में पढ़ेंगे। और निषेचन के बाद जितनी संरचनाओं को पढ़ेंगे, कितनी संरचनाओं को पढ़ने वाले? तीन। पहली संरचना कौन सी होगी? युग्मनज। दूसरी कौन सी होगी? भ्रूणपोष। और तीसरी कौन सी होगी? फल। अब देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा या भ्रूण बनेगा उसे खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे अपने अंदर तो क्या होता है, मानव के अंदर फीमेल के गर्भ के अंदर ही बनता है, तो खाना पानी कौन दे देता है? फीमेल खुद दे देती है। समझ में आ रही है? जो भी खाना पानी चाहिए वो सारा का सारा कौन दे देगी? फीमेल। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट के अंदर खाना पानी देने के लिए एक विशेष संरचना का फॉर्मेशन होता है और संरचना का नाम क्या होता है? भ्रूणपोष। आई बात समझे? यही सारा खाना देगा, ठीक है ना। इसीलिए संरचना बननी जरूरी है एंजियोस्पर्म में। और जब ये निषेचन के बाद एक और संरचना बनती है जिसके लिए अपने लिए फायदेमंद होती है, जिसका नाम क्या होता है? फल। ये तीनों संरचनाएं निषेचन के पहले बनेगी कि निषेचन के बाद बनेगी? निषेचन के बाद। सिंपल इजी क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं कि निषेचन के पूर्व कौन सी संरचना है, निषेचन के बाद वाली संरचना कौन सी है। और यही अपन को चीजें पढ़नी है और ये चीजें पढ़ेंगे तो अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? पहला फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या एक बार फिर से पूरे चैप्टर को देखते हैं। आधी कहानी अपनी यहीं पे देख ली, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब यही चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहले चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में सारे पादपों को लेना है कि कुछ पादप? एक समूह के दो समूह। पहला समूह कौन सा होगा? दूसरा समूह कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लैंगिक जनन करवाना है कि अलैंगिक जनन करवाना है? लैंगिक जनन। अधिकांश जीवों में कितने लैंगिक जनन करने के लिए कितने जनक चाहिए? एक की दो? दो। एक
सेम जेंडर होने चाहिए कि अपोजिट जेंडर? एक मेल है तो दूसरा फीमेल, समझ में आ रही है? दोनों गैमेट अलग अलग गैमेट बनाएंगे कि सेम गैमेट बनाएंगे? अलग अलग। मेल कौन सा बनाएगा? मेल गैमेट। फीमेल कौन सा बनाएगा? फीमेल गैमेट। दोनों गैमेट में आपस में क्या हो जाएगा? फ्यूजन। और फ्यूजन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। और निषेचन के बाद कौन सी जो क्रियाएं होगी उन्हें क्या बोलेंगे? निषेचन पच क्रियाएं। कितनी पढ़ेंगे? 3। पहली चीज कौन सी बनाएंगे? युग्मनज जो आगे बीज का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी कौन सी बनाएंगे? भ्रूणपोष। और तीसरी फल। समझ में आ रही है? अब चलते हैं दूसरे चैप्टर्स पे। दूसरे चैप्टर की बात करें अपन तो दूसरा चैप्टर क्या है अपने पास? चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? मानव में जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है समझना। अगर मैं बात करूं मानव के अंदर, जैसे प्लांट थे, अपन को केवल लैंगिक जनन ही पढ़ना था, लेकिन अगर मैं मानव के अंदर बोलूं तो लैंगिक जनन होगा कि अलैंगिक जनन होगा? लैंगिक जनन ही होने वाला है। और लैंगिक जनन होने के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी खत्म कर दिया अपने कहानी, अब कुछ बचता नहीं इसमें, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन के लिए एक जेंडर चाहिए कि 2 जेंडर चाहिए? सेम की अपोजिट? अपोजिट। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। तो सबसे पहले मानव जनन में अपन यही पढ़ेंगे नर जनन संरचनाएं, कि मेल होने के लिए कौन कौन सी संरचना चाहिए, उनका क्या यूज है, उनका क्या वर्क होने वाला है, उनके फंक्शंस को समझेंगे। उसके बाद किसकी बात करेंगे? केवल मेल की बात करने की वाले हैं कि फीमेल की भी बात करनी पड़ेगी? फीमेल की। तो दूसरा टॉपिक अपना कौन सा होगा? मादा जनन तंत्र। ठीक है ना? तो पहले टॉपिक में अपन नर जनन तंत्र के बारे में जितनी भी संरचनाएं हैं, उनका क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, वो सारी बात करेंगे। इसके बाद दूसरे टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र। अब इनके बारे में जितनी भी बेसिक चीजें चाहिए वो बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखेंगे, यानी जनन अंग देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे ये काम होने के बाद तुम्हें पता है कि लैंगिक जनन करवाना है तो क्या बनाने पड़ेंगे? युग्मक बनाने पड़ेंगे। तो इसके बाद वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? युग्मक जनन। और कितने टाइप के युग्मक बनाने पड़ेंगे? 1 टाइप के कि 2 टाइप के? नर युग्मक भी बनाने पड़ेंगे और मादा युग्मक भी बनाने पड़ेंगे। तो इन दोनों युग्मकों का फॉर्मेशन करेंगे, और दोनों युग्मकों का फॉर्मेशन करने के बाद दोनों युग्मकों का क्या करेंगे? संलयन। क्या कहलाता है? निषेचन। और निषेचन के बाद जो भ्रूण बनेगा वो कितने महीने तक मां के गर्भ के अंदर रहेगा? 9 महीने तक। इन 9 महीनों में क्या क्या परिवर्तन होंगे? पहले महीने में कौन सा ऑर्गन बनेगा? दूसरे महीने में कौन सा ऑर्गन बनने वाला है? तीसरे महीने में कौन सा ऑर्गन बनेगा? ऐसे 9 महीने तक माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें कौन कौन सी संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा, और ये संरचनाएं कैसे वर्क करने लगेगी, कब उसका हृदय बनेगा, कब उसका तंत्रिका तंत्र बनना स्टार्ट होगा, कब उसकी अंगुलियां बनने लगेगी, कब उसकी ये आंखों की जो आईब्रो है उसका फॉर्मेशन कब होगा, और कब उसके पूरे अंग तंत्र बनेंगे, वो सारी चीजें अपन 9 महीने तक उसके गर्भ के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले उन चेंजेस को पढ़ेंगे। और जैसे ही 9 महीने पूरे हो जाएंगे माँ के गर्भ से बच्चा कहाँ निकल जाएगा? बाहर की तरफ। उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? प्रसव। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और जैसे ही प्रसव होगा बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाएगा, उसे खाना पानी देना पड़ेगा कि नहीं? और वो खाना पानी देने की क्रिया माँ के द्वारा की जाती है। कुछ महीनों तक उसे बाहर का खाना नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? और वो जो खाना पानी दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा? मोस्टली दूध के रूप में। तो दुग्ध निर्माण की क्रिया को भी पढ़ेंगे। और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा अपना चैप्टर भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ये अपना सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर काफी हद तक एक दूसरे से लिंक है, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी है, क्योंकि एक रिप्रोडक्शन अपन को कहाँ पढ़ना है? प्लांट की बॉडी के अंदर, और दूसरा रिप्रोडक्शन अपन को कहाँ पढ़ना है? मानव की बॉडी के अंदर, ठीक है ना? तो ये अपने 2 चैप्टर्स है जिनको 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना? और दोनों चैप्टर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे चैप्टर है, ठीक है ना? दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी तुमने देखे होंगे, और जब तुम कंपटीशन में देखोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना? कम से कम अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 3-3 क्वेश्चन मिनिमम इन दोनों चैप्टरों से पूछे जाते हैं। और सीओटी में तो वैसे तुम्हारे क्या होता है, सीओटी के अंदर वैसे सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं करने होते, ठीक है ना? तुम्हारे जैसे क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन कितने अटेंड करने हैं? 40। जो मन पड़े जो 40 क्वेश्चन अटेंड कर दो। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है?
5 नंबर का, और अगर गलत करोगे तो कितना नंबर कट जाएगा, 1 नंबर, ठीक है ना। तो सिस्टम को इसमें पूरे क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है ना। अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लेवल से पढ़ी हुई है तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, देखते ही तुम टिक कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे पेपर 1 घंटे का होता है, कितना टाइम का होता है, 1 घंटे का, लेकिन तुम पेपर वास्तविकता में अगर करोगे ना तो भाई होगा 30 मिनट में तुम कंप्लीट कर लोगे, इससे ज्यादा टाइम लगे 30 मिनट में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आता है तो इजीली कर लोगे, नहीं आता तो फिर देखते रहेंगे पंखे कितने किधर की साइड घूम रहा है, ठीक है ना, पीछे वाला आगे वाला कौन सी टेबल कहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ऐसे देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें आता है तो 30 मिनट के अंदर ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन पहला है कि उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। और बहुत मैं ये गारंटी कहता हूँ कि अगर ढंग से पढ़ लिया ना 1 महीने, तो ये जितने क्वेश्चन अपन को 40 अटेंड करने हैं, तुम्हें लगेगा 50 के 50 आ रहे हैं, ठीक है ना। 40 तो छोड़ो, 50 के 50 कर सकते हो, लेकिन करके कितने आने हैं, वहां जोश में मत आ जाना कि खाली जगह नहीं है, 40 कॉलम ही है, मन पड़े तो 41वां कॉलम बना के जितने कॉलम है सारे बना के भर के आ जाओ, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी, क्या करने सारे हैं, लेकिन यहाँ तक किसी को दिक्कत हो 2 चैप्टर्स में पहले पूछ लेना, है किसी को दिक्कत। अब तीसरे चैप्टर्स पे चलते हैं अपन, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है बताओ, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है समझना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग अच्छा चैप्टर है, कभी छोड़ा नहीं जाता, इसमें से क्वेश्चन देते हैं, ये जरूर है, ठीक है ना। होता क्या है सबसे पहले सुनना। अब जनन स्वास्थ्य होता क्या, जैसे अगर मैंने बोला कि गर्भधारण, गर्भधारण का मतलब समझते हो, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब उसके लिए क्या होता है कि 2 ऑप्शन है, क्योंकि अब बहुत सारी पॉपुलेशन, जनसंख्या डे बाई डे बढ़ रही है, और बहुत सारे ऐसे भी है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है ना, और जो बच्चा हुआ उसको फेंक दिया जाता है, वहीं पे हॉस्पिटल में डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। भ्रूण हत्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही, इन भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए, ठीक है ना, एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रम का पोषण अपन समझेंगे। पहले होता क्या है, पहले 2 चीजों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, एक होता है मैथुन, एक होता है निषेचन। दोनों में मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर तभी स्टार्ट होगा जब इन दोनों का मीन तुम्हें पता हो, ठीक है ना। बहुत सारे समझते हैं कि मैथुन और निषेचन दोनों एक ही प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैथुन किसको बोलते हैं, जब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। मतलब इसका मीन क्या होता है, जब नर के जननांग को या नर जनन संरचना को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, मैथुन, ठीक है ना। और जब युग्मकों का संलयन हो, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। जैसे मैं बोलूं नर की जनन संरचना जो होती है, जैसे पेनिस, नर की पेनिसीय संरचना को जब फीमेल के वेजाइना वाले पोर्शन में इंटर करवाया जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, मैथुन। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में फ्यूज करवाया जाए, तो इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। ये दोनों मीन जो होता है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इन 2 डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा चैप्टर में क्या हुआ और कब कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। दोनों का मीन किसी को दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अपन समझते हैं इसका प्रोसेस में क्या होने वाला है। देखो यहां पर मान लो एक दंपति है, दंपति का मतलब समझते हो क्या, दंपति का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। एक दंपति है, वो चाहते हैं कि हमारा जो पहला बच्चा हो उसमें थोड़ा सा गैप हो, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि वो मैथुन तो करे लेकिन फर्टिलाइजेशन होना नहीं चाहिए। मैथुन का मतलब समझ गए, वो अपने मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इंजेक्ट तो करे, लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी गर्भ निरोधक विधियां हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारी गर्भ निरोधक विधियां किसको बोलेंगे, ऐसी विधियां जो मैथुन की क्रिया को इंजेक्ट नहीं करे, मैथुन की क्रिया को प्रभावित नहीं करे, लेकिन कौन सी क्रिया को प्रभावित करे, गर्भधारण की क्रिया को प्रभावित करे। और ये कौन कौन सी विधि अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली विधि जो पढ़ेंगे अपन सामान्य, ठीक है ना,
बहुत प्राकृतिक विधि, जिसमें न तो बाहर से कुछ खरीदना है न मार्केट से कुछ खरीदना है, केवल तुम्हें जनरल क्या पता होना चाहिए, अपनी बॉडी मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बॉडी मैकेनिज्म के बारे में पता है तो इस बॉडी मैकेनिज्म का नॉलेज लेते हुए अपन मैथुन की क्रिया को बिना रोके कौन सी क्रिया मैथुन की क्रिया को बिना रोके कौन सी क्रिया को रोक सकते हैं, निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। आई बात समझे क्या? समझना पहले फिर से, एक हस्बैंड एंड वाइफ है जो चाहते हैं कि मैथुन की क्रिया तो हो लेकिन कौन सी क्रिया बाधित हो जाए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाधित हो जाए, यानी बच्चा पैदा नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां अपन काम में लेंगे। अभी के लिए केवल नाम याद रख दो। पहली विधि कौन सी होगी? प्राकृतिक, जिसमें केवल बॉडी का नॉलेज होना चाहिए, और अगर तुम्हें बॉडी का नॉलेज है तो इस क्रिया को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरी विधि कौन सी होती है? रोध विधि या बैरियर विधि। रोध और बैरियर में क्या किया जाता है, स्पर्म और ओवम के बीच में अपन क्या लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे, और इनके बीच में अगर कोई अवरोध होगा तो क्या स्पर्म ओवम के साथ जुड़ पाएगा? क्या नहीं जुड़ पाएगा। और स्पर्म ओवम के साथ जुड़ नहीं पाएगा तो कौन सी क्रिया नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन होना संभव नहीं है, ठीक है ना। तीसरे प्रोसेस की बात करूं, तीसरा प्रोसेस कौन सा होगा? रासायनिक क्रिया, केमिकल प्रोसेस। रासायनिक केमिकल प्रोसेस क्या होगा, इनके ऊपर अपन क्या कर देंगे, केमिकल का सिक्रेशन होगा, और इसी केमिकल के सिक्रेशन के कारण या तो स्पर्म काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या ओवम बनेगा ही नहीं। और अगर ओवम बनेगा ही नहीं तो क्या स्पर्म ओवम के साथ जुड़ पाएगा? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं, ठीक है ना। और लास्ट प्रोसेस होगा जो परमानेंट होगा, ऑपरेशन करके ऐसी क्रिया कर देंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन करके विशेष क्रिया की जाएगी जो अपनी कौन सी क्रिया को रोक सके, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को क्या कर सके, रोक सके। आ रही है बात समझे? पहली विधि जो पढ़ेंगे अपन वो कौन सी विधियां होगी, पूरा याद नहीं रहे तो बस इतना याद रखना, कौन सी विधियां पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक विधियां की गर्भ धारण वाली विधियां। गर्भ निरोधक मतलब समझते हो, गर्भ को रोकने वाली, निरोधक का मतलब क्या होता है, गर्भ को रोकने वाली। और दूसरी विधि अपन कौन सी पढ़ेंगे, यहां पर एक विशेष प्रकार की होगी, सहायक जनन विधियां। ये क्या होती है, किसी को पता है क्या? जैसे मैं बता देता हूं, वैसे 12th में और ये सारी प्रोसेस अपन पढ़ के आए, ठीक है ना, सारी चीजें अपन पढ़ के आए, लेकिन अभी केवल समरी की बात करेंगे, चैप्टर्स के छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करेंगे, ज्यादा डीपली जाने वाले नहीं है। सहायक जनन विद्या क्या होती है, कुछ दंपति ऐसे होते हैं जो जिनकी शादी को 4-5 साल हो गए लेकिन उनमें बच्चा पैदा नहीं हो पाया, ठीक है ना। उन्होंने बहुत बार प्रयास करने के बाद, मैथुन या सहवास की क्रिया करने के बावजूद उनमें कौन सी क्रिया नहीं हो रही है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, यानी बच्चे का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो उन दंपतियों के लिए विशेष प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सहायक जनन विधियां बोलते हैं। इन सहायक जनन विधियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी दंपतियों जिनमें बच्चे का निर्माण नहीं हो पा रहा है, निरंतर सहवास के दौरान उनके अंदर अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, बच्चे का। आजकल बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, ठीक है ना, तुम देखोगे IVF करके हॉस्पिटल खुले हुए हैं, उन हॉस्पिटलों में ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल केवल इस टेक्निक पर बेस्ड है। समझ आ रही है? इस टेक्निक में क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से होने वाला, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, एक गर्भ धारण को क्या करेंगे, रोकेंगे, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ते हैं, इनमें से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। वैसे होने को तो बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, एंटी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी ये भी है, ठीक है ना, जो पढ़ेंगे हल्का सा क्या होता है, ठीक है ना। जब बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है, 9 महीने पूरे होने से पहले ही विशेष प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार दिया जाता है, जो गैर कानूनी है, ठीक है ना। तो उसे अपन पढ़ने वाले हैं, उसी प्रोसेस को अपन पूरी तरह पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक अपन अच्छे से, चैप्टर नंबर कौन से में पढ़ने वाले हैं, तीसरा। समझ में आ रही है बात मेरी? 3 में पहला टॉपिक कौन सा होगा, गर्भ निरोधक या गर्भ धारण की विधियां, गर्भ निरोधक विधियां। दूसरा कौन सा होगा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, और तीसरा टॉपिक कौन सा होगा, MTP, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 क्या है, सुनना। चैप्टर 4 जिसका नाम होगा वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। सबसे पहले दो टर्म्स को समझते हैं, वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है,
ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तुम्हें वंशागति का मीन पता होना चाहिए और दूसरा मीन किसका पता होना चाहिए, विविधता का। अगर मान लो कि दो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये पहला व्यक्ति एंड ये सेकेंड व्यक्ति, ठीक है। अब देखो इनके कैरेक्टर लिख देता हूं। पहला व्यक्ति जो एक फीमेल है, दूसरा मेल है। अगर इनके कैरेक्टर लिखो, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। पहले के अंदर अपन लिखे कि मान लो इसकी हाइट, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। मान लो, वैसे फोटो में दिख नहीं रही है, लेकिन मान लो कितनी है, 7 से 8 फीट, ठीक है ना। फोटो में थोड़ा सा छोटा बन गया, ठीक है ना। मान लो, इमेजिनेशन करना आता है कि नहीं आते, समझते हो इमेजिनेशन का मतलब। सर हम तो वही करते हैं, घर पे बैठते ना तो सोते सोते देखते हैं कि इस बार नीट का एग्जाम देंगे तो टॉप तो हम ही करने, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, किताब खोलेंगे नहीं कर ले, लेकिन इमेजिनेशन बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन कर लो, देखना नहीं है आंखों से, केवल इमेजिनेट करना है कि इसकी हाइट कितनी है, 7 से 8 फीट। दूसरा इमेजिनेशन क्या करना है कि मान लो इसके पास कौन सा वर्णक कम है, मिलेनिन वर्णक। मिलेनिन वर्णक कम होगा तो बताओ इसका कलर कैसा होगा, थोड़ा सा फेयर कलर होगा, यानी कैसे होंगे, गोरे। तीसरा अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरे कैरेक्टर की और बात कर लेते हैं कि ये जो होता है इसका नेचर कैसा है, बहुत सीधा साधा है, मेरे जैसा। समझ में आ गई बात मेरी, तो बहुत सीधा साधा है। अब इनके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टर की बात करो तो इसकी लंबाई भी कितनी है, मान लो कितनी है, 7 से 8 फीट। दूसरे कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा, इसका रंग कैसा है, तुम्हारे जैसा, मतलब समझ गए कैसा है, काला। तीसरा, इसका नेचर की बात कर लेते हैं। तुम्हारे जो भी सर पढ़ा के गए थोड़े से किस टाइप के हैं, सुन लिया तो आ जाएंगे भाई, मेरे कल क्लास और पढ़ानी है। समझ में आ रही है बात मेरी। अब देखो यहाँ पर सुनना, अब समझना। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में मैरिज हो गई, शादी। अब इससे जो संतति का फॉर्मेशन हुआ इन दंपति से, वो कैसा है देखो। अब देखते हैं कैसा है। सबसे पहले इसकी लंबाई जो है वो कितनी हो गई, अब फोटो में ज्यादा दिख रही है लेकिन उल्टा है, समझ में आ रही है कितनी लंबाई है, थोड़ा सा बौना है। बौना मतलब समझ रहे हो कितना हो गया, 3 से 4 फीट लंबाई है, ठीक है। रंग इसका कैसा है बताओ, कैसा रखे, तुम्हारी इच्छा है जैसा रख देते हैं, कैसा रखे बताओ, काला। और थोड़ा सा नेचर कर देते हैं, कैसा करे बताओ रे, सीधा ही रख देते हैं, ठीक है ना। मीडियम नहीं रखते हैं, सीधा रख देते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब बहुत सारी चीजें, दोनों टर्म्स अपन यहीं पे समझेंगे, ठीक है। अब पहले कैरेक्टर की बात करो। पहला कैरेक्टर क्या इसके माता से मिलता है कि पिता से मिलता है बताओ, किसी से नहीं मिलता ना, यानी नया लक्षण आया है कि पुराने लक्षण आए। अगर कोई लक्षण माता या पिता से आता है तो उस लक्षण को क्या बोलते हैं अपन, वंशागति। समझ में आ रही है बात मेरी, यानी वंश की गति, ठीक है ना। अगर कोई नया लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विविधता। आ रही है बात समझे क्या। अगर मैं पहले लक्षण की बात करूं, पहला लक्षण मदर से आया है कि फादर से आया है, किसी से नहीं आया, इसका मतलब विभिन्नता हुई कि वंशागति हुई। समझ में आ रही है, पहला लक्षण किसको दर्शाएगा, विविधता को। दूसरे लक्षण की बात करो, रंग किससे मिलता है जुलता है, माता से या पिता से, माता से, तो इसका मतलब क्या लिखूं, वंशागति या विविधता। चाहे माता से आए चाहे पिता से आए, किसी से भी आ जाए उसको क्या बोला जाएगा, वंशागति। और तीसरा कैरेक्टर किससे मिलता जुलता है, तुमसे कि मुझसे, मुझसे मतलब यहाँ पे किससे मिलाना है तुम्हें, माता से, इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर हो गया, वंशागति। अगर मान लो, चलो ये तो 3 कैरेक्टर ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख देता मीडियम, कभी गुस्से वाला हो कभी सीधा हो जाए, मीडियम कैरेक्टर हो जाता, तो बताओ किसके अंदर रखता मैं, वंशागति में कि विविधता में, बताओ किसके अंदर रखना है, किसमें रखेंगे, वंशागति की विविधता, विविधता, ठीक है। बीच वाला गुण कुछ नहीं होता कि आधे लक्षण इसके आधे इसके, ठीक है ना। कैरेक्टर बस ये वाला है तो वंशागति, ये वाला है तो भी वंशागति, और तीसरा कैरेक्टर है तो क्या बोल देंगे, विविधता। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। अगर कोई लक्षण माता या पिता यानी जनक या पैतृक से आता है तो उस लक्षण को अपन क्या बोलेंगे, वंशागति वाला। और अगर मान लो कोई नया लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विविधता।
समझ में आ रही है बात मेरी क्या? इस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे लेवल पे, जिसमें मेंडल के प्रिंसिपल भी होंगे, वंशागति के जितने भी सिद्धांत है उन सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और जो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और जितने भी इसके बाद जो तुमने पढ़े होंगे, संलग्नता क्या होती है, पुनर्योजन क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए चैप्टर का मीन तुम्हें पता होना चाहिए। वंशागति और विविधता का मतलब समझ गए क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। अभी तक 4 चैप्टर देखे। पहला चैप्टर कौन सा था? किसके अंदर जनन की बात करनी थी? पुष्पी पादपों में कैसा जनन करना था? लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर कौन सा था? मानव जनन। तीसरा चैप्टर कौन सा था? जनन स्वास्थ्य। और चौथा चैप्टर कौन सा था? वंशागति और विविधता। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5। ये भी सेम ही है। वंशागति का आणविक सिद्धांत, वंशागति का मतलब समझ गए क्या? माता पिता के लक्षण लेके जाने हैं कि नए लक्षण लेके जाना है? माता पिता के लक्षण किसके अंदर लेके जाना है? संतति में। और उड़ के जाएंगे कि किसके माध्यम से जाएंगे? किसके माध्यम से जाएंगे? तुम्हारे माध्यम से कि मेरे माध्यम से? किसके माध्यम से जाएंगे? आणविक संरचना। आणविक संरचना जो यहाँ से यानी मदर फादर से जो लक्षणों को कहाँ लेकर जाएगी? संतति में लेकर जाएगी। उन्हीं आणविक संरचना को अपन क्या बोलेंगे? डीएनए या आरएनए। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? जैसे मैं बात करूं मदर फादर से जो कैरेक्टर जा रहे हैं, अभी मैंने बोला कि लंबाई जा रही है मदर फादर से या फिर कोई और कैरेक्टर जा रहा है, तो ये कैरेक्टर जो ले जाने वाले हैं वो अपने आप जाने वाले हैं, किसी के माध्यम से जाएंगे? माध्यम से। किसके माध्यम से जाएंगे? आणविक संरचना के माध्यम से जाएंगे। और ये आणविक संरचना कौन सी होने वाली है? या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इन्हीं के बारे में जितनी भी कहानी है वही समझेंगे कि ये लक्षण चला तो गया, मान लो डीएनए की फॉर्म है, अब इस डीएनए के अंदर सूचना को रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये सूचना आ गई डीएनए की फॉर्म में एक छोटे से बच्चे के अंदर, क्या जब बच्चा पैदा होता है तो सभी की साइज लगभग इक्वल होती है कि नहीं होती? उसके बाद कोई बड़ा हो जाता है, कोई किसी की लेंथ कम हो जाती है। ये सारी खेल होता क्यों है? समझ आ रही बात मेरी क्या? वो सारा खेल उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के कारण होता है। ये डीएनए अपनी सूचना को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बोले बैठे हैं वो सारे होमोसेपियंस है या कोई और हो? होमोसेपियंस हो ना? होमोसेपियंस की ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है बताओ? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे होमोसेपियंस के बारे में? उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है? क्या 1300 से 1400 है कि 1600 है? 1400 सीसी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये सभी की इक्वल है कि किसी की कम ज्यादा है? सभी में यही तो होती है ना, 1300 से 1400 सीसी ब्रेन कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं तुम्हारा आज पढ़ा के कल टेस्ट लो, क्या सभी के सेम नंबर आएंगे? क्या सबके इक्वल नंबर आएंगे? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है। किसी के बहुत ज्यादा आ जाएंगे, किसी के बहुत कम भी आएंगे, कोई मीडियम वाले भी होंगे। क्यों आते हैं ऐसे नंबर? क्योंकि जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको तुम कॉपी के अंदर कितना रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आ रही है बात मेरी? जो पढ़ रहे हो उसको वापस रिप्रेजेंट करना है। और वो रिप्रेजेंट कब कर पाओगे? जब तुमने घर जाके क्या करा होगा? पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना? यहाँ पर भी सूचना किसके पास है? डीएनए के पास है। डीएनए अगर अपनी सूचना को रिप्रेजेंट करके क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। तो सूचना क्या हो जाएगी? अभिव्यक्त हो जाएगी। लंबाई का है तो लंबाई बढ़ा देगा, किसी और कैरेक्टर का है तो और कोई कैरेक्टर प्रेजेंट कर देगा। अगर ये डीएनए की बात करो, क्या डीएनए कभी सीधा प्रोटीन बना सकता है? क्या नहीं, पहले उसको क्या बनाना पड़ता है? आरएनए। और आरएनए के बाद क्या बना पाता है? प्रोटीन। अगर प्रोटीन बन गया, जैसे ग्रोथ हार्मोन का तुम्हारी लंबाई बढ़ाने का प्रोटीन बन गया, तो तुम्हारी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर लंबाई बढ़ाने का प्रोटीन अगर डीएनए के पास सूचना है फिर भी ये प्रोटीन नहीं बना पाया, तो तुम्हारी लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में। फिर बनाएंगे डीएनए से क्या बनाएंगे? आरएनए। और आरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन। और ये जीन अभिव्यक्ति कैसे होती है, कोई भी जीन रिप्रेजेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही है चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है? किसी को दिक्कत हो तो पहले बोल देना।
पहले अपन ने वंशागति और विविधता का सिद्धांत पढ़ा और फिर वंशागति को ले जाने के लिए जो संरचना होती है उस संरचना के बारे में पढ़ा, जिसका नाम क्या है, आणविक संरचना, जो क्या हो सकती है, डीएनए या आरएनए। ठीक है ना, ये अपना 5वां चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, और एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट चैप्टर मैं मानूं तो यही चैप्टर है। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो चैप्टर सारे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर बेस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चैप्टर मानो, ठीक है ना, जो जहां पर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दे तो स्टूडेंट के गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, सीओटी में इतना घुमा के कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम नीट के लिए या एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करते हो तो फिर ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे चैप्टर में से एक है। ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चन जितना मन हो उतना घुमा दो, जहां गलत करवाना है वहां गलत करवा दो, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसी टर्मिनोलॉजी की दे रखी है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग जो है, भले नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए छोटा हो, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी मूड हो जाए तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन दे दे। ठीक है ना, ये 12 नंबर दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है भले नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर। विकास के अंदर पढ़ना क्या है सबसे पहले, अभी तो हल्का सा ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, विकास का चैप्टर तुम्हें ये बताता है कि इस अर्थ पर जो पहला जीव था, इस पृथ्वी के ऊपर जो पहला जीव था वो किस तरीके से उत्पन्न हुआ। ऐसा क्या पहले क्या इस धरती पर जैसा आज अपन देख रहे हैं क्या वैसी स्थिति थी कि नहीं थी, या स्थिति पहले अलग थी तो कैसे यहाँ पर पहले ऑर्गेनिज्म का, पहले जीव का निर्माण किस तरीके से हुआ, पहला जीव कौन था, उससे कैसे दूसरा जीव बना, और कैसे लास्ट में फाइनली मानव का फॉर्मेशन हुआ, वो सारे स्टेप को 1 बाय 1 अपन पढ़ने वाले। कि पहला जीव बना था तो उसके लिए यहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर था, आज जैसा एटमॉस्फेयर है क्या वैसा का वैसा एटमॉस्फेयर पहले नहीं था, तो वो कैसे वहां सर्वाइव कर पाया, कैसे जिंदा रह पाया, और कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर पाया। वो सारी जो कहानी है जो आज से कहीं वर्षों पहले घटी थी, और उसी कहानी को अपन तथ्यों के आधार पर और प्रूफ के आधार पे, बहुत सारे तथ्य भी देखेंगे, बहुत सारे जो प्रूफ थे उनके अकॉर्डिंग इसको समझने वाले। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे थ्योरम यानी बहुत सारे सिद्धांतों की बात भी करने वाले हैं कि ये म्यूटेशन के क्या सिद्धांत होते हैं, कि जो उत्परिवर्तन, जो मैंने बोला कि नए लक्षण आने तो पेरेंट्स के ही लक्षण चाहिए, जैसे मदर फादर से जो नई संतति का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, ये मदर फादर से इससे नई संतति का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब तो यही है कि या तो मदर के कैरेक्टर आने चाहिए या फादर के कैरेक्टर आने चाहिए। तीसरे लक्षण क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उनका क्या कारण है और किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, इन लक्षणों का जो कारण होता है वो होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्यों होते हैं और किस कारण होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बहुत डीपली दे रखा है, बहुत अच्छे लेवल पे दे रखा है, जो अपन जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अभी मैं थोड़ा वैसे अभी तो बता रहा हूँ, वैसे अपन क्या करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी तो, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए भी अभी पहला दिन है और मेरे लिए भी पहला दिन है। ठीक है ना, तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा नहीं। ठीक है ना, फिर अपन क्या करेंगे, जैसे जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं कल, ठीक है ना, उसके नोट्स दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को भी पता है कि चैप्टर पहले दिन स्टार्ट करूंगा तो कल और आएंगे तो उनको पल्ले पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, इसीलिए चैप्टर अपन कल स्टार्ट भी कर देंगे, और हर चैप्टर को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, करेंगे एनसीईआरटी प्योर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मेरी, एनसीईआरटी में से छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। ठीक है ना, लेकिन कोशिश यही करनी है तुम्हें कि मैं जो नोट्स दूंगा तुम्हें पहले से नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम चैप्टर की बने हुए हैं, तो जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे उसके नोट्स तुम्हें दे देंगे और तुम्हें वही घर जाके पढ़ने हैं। ठीक है ना, अपन वही नोट्स लेके भी आने हैं क्लासरूम में, बस जो समझाऊँ वो समझते चलना, लेकिन एक काम तुम्हें करना है, घर जाके एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चैप्टर में 2 दिन से मैक्सिमम या 3 दिन, कोई बड़ा चैप्टर होगा तो 4 दिन, लेकिन 2 से तीसरे दिन से ज़्यादा अपन चैप्टर चलाने वाले नहीं है। ठीक है ना, तुम सोचोगे एक चैप्टर, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो क्लास में पढ़ाता हूँ 15-20 दिन एक चैप्टर को। ठीक है ना, और डीएनए जैसा हो तो मैं महीना खींच लेता हूँ। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मेरी क्या, तो लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 2 या 3 दिन तक चलाऊंगा चैप्टर, और तीसरे दिन अपन उसको समेट लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी, इसीलिए थोड़ा सा स्पीडली तुम्हें भी पढ़ के आना है और अपन का काम यही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि चैप्टर में 2 दिन में घास काट के पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, सारी चीजें अपन समझेंगे और तुम्हें घर पे जाकर प्रैक्टिस भी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है
और अगले दिन अपन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो भी तुम्हें दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, और वो प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि अपना जो मोटो है, तुम यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि देखने आगे के हाँ डिजिटल बोर्ड है ये है, ठीक है ना, देख के आ जाते हैं क्लासरूम, ठीक है ना, वो नहीं है, तुम्हारा टारगेट भी वही है और हमारा टारगेट भी यही है, ठीक है ना, तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम्हें कुछ सीखना है और हमारा टारगेट ये है तुम्हें कुछ सिखाना है, ठीक है ना, और लास्ट टारगेट है कि जिस टारगेट के साथ तुम यहाँ बैठे हो, जिस गोल के साथ, वो गोल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, केवल टाइम पास नहीं करना है। एक महीना जो है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट है जैसे 12th हुई है तो बहुत सारे अभी थोड़े रिलैक्स करेंगे, भाई 12th हो गई है, ठीक है ना, एक महीने आराम से, फिर जाएंगे कहीं कोटा सीकर जहाँ जाना है, नीट की तैयारी करनी है, कुछ भी करना वो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, कम से कम एक महीना जो है तुम्हारे पास, 1-1.5 महीना उसका सही यूटिलाइज करो, ठीक है ना, तुम्हें बाकी वालों से, जैसे रेस जीतने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना, या तो रेस के साथ बहुत तगड़े से भागना है, ठीक है ना, रेस जहां से स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और दूसरा होता है रेस स्टार्ट होने से पहले 10 कदम आगे चल जाओ, समझ में आ रही है बात मेरी, रेस अभी स्टार्ट होनी है उससे पहले 10 कदम आगे जाके बैठ जाओ, ठीक है ना, तो रेस जीतने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना, तो अभी वही करना है तुम्हें, रेस अभी स्टार्ट होने में लोगों को लग रहा है कि नीट का या किसी भी कंपटीशन की जो रेस है वो जो एग्जाम है 4 मई या 5 मई का उसके बाद स्टार्ट होगी, ठीक है ना, लेकिन तुम उस रेस में पहले से ही उतर जाओ, एक महीने में जितना है 12th हो 11th जितना पढ़ सको, जरूरी नहीं 12th यहाँ पढ़ा रहे, अगर तुम्हारा कंपटीशन किसी के लिए भी है, ठीक है ना, सीओटी में ओनली 12th आएगी, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन है, जैसे एम्स नर्सिंग में 11-12 दोनों आती है, जैसे अगर मैं बात करूँ नीट के कंपटीशन में 11-12 दोनों आती है, तुम किसी की तैयारी करोगे आगे तो भी 11-12 बायोलॉजी में दोनों आनी है, ठीक है ना, तो 12th यहाँ पे कंप्लीट करो और टाइम मिले तो 11th घर पे पढ़ लिया करो, ठीक है ना, तो दोनों चीजें कंप्लीट करनी है, और ये चैप्टर अपना इस तरीके से चलने वाला है, एनसीईआरटी इसकी छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी सारी कवर करेंगे अपन, लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छी दे रखी है इस चैप्टर की। अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं सुनना, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है, प्रतिरक्षा क्या होती है, किसी को पता है क्या? रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं रोग, जितने भी रोगजनक आएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हारे घर पे हो और घर पे 2-3 गुंडे आ गए तुम्हारे, ठीक है ना, तो क्या करोगे, उनको देखोगे कि कुछ जितना पोटेंशियल होगा उतना लगाओगे, समझ आ रही है, वो आए हैं तुम्हें 1-2 थप्पड़ मार दी तो कम से कम तुम्हारे पास इतना तो पोटेंशियल हो गए, 2-4 वो मारेंगे तो एक आधी तुम भी मार सकते हो कि नहीं मार सकते, ठीक है ना, तो यहाँ पर यही होने वाला है, जब कोई रोगजनक अपने शरीर में प्रवेश करता है, अगर कोई भी रोगजनक अपनी बॉडी में इंटर हो गया, ठीक है ना, अब जैसे ही रोगजनक कोई अपनी बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो अपनी बॉडी की सेल उसे क्या करना स्टार्ट करेगी, लड़ना स्टार्ट करेगी, फाइटिंग स्टार्ट करेगी। ये फाइटिंग किस तरीके की होने वाली है, उस फाइटिंग में कौन जीतेगा, और अगर कोई मान लो बाहर से आने वाला रोगजनक जीत गया तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारी बॉडी की एंटीबॉडी ने उसको मार दिया तो क्या होने वाला है, समझ में आ रही है बात मेरी, वो सारा प्रोसेस अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इसकी फाइटिंग को देखेंगे, ये पूरी फाइट जो चलेगी इम्यून सिस्टम की, उस फाइटिंग के बारे में बात करेंगे, और जैसे इसकी फाइटिंग कंप्लीट होगी और अपन मान लेंगे कि अपनी बॉडी इससे क्या हो गई, हार गई, तो तुम्हें क्या हो जाएंगे, रोग। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, पहले तो करवाएंगे फाइटिंग, किससे करवाएंगे, तुमसे कि मुझसे, बाहर से आने वाले रोग जनकों से। कौन करेगा फाइट, अपनी बॉडी के जो भी प्रतिरक्षी होगी, जो भी प्रोटीन बने होंगे वो फाइटिंग करेंगे, और इस फाइटिंग के अंदर अगर मान लो तुम्हारी बॉडी क्या हो गई, हार गई, तो तुम क्या हो जाओगे, रोगग्रस्त। और इन्हीं रोगों की अपन बात करेंगे, जिसमें अपन बहुत सारे रोग देखने वाले हैं, जिसमें जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, दूसरा अपने पास जो अगर मैं बात करूं विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ जनित, इन सभी रोगों की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो इन रोगों की बात करने के बाद जो कुछ विशेष रोग है, जो सबसे हानिकारक रोग है, संक्रामक, और एक होता है असंक्रामक। सबसे घातक संक्रामक रोग कौन सा है, कौन सा है, एड्स, ठीक है ना, और सबसे घातक असंक्रामक रोग कौन सा है,
कैंसर, लेकिन हो सकता है आगे वाली बुक्स में आके कोरोना भी आ जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो दिया हुआ है वो कौन सा है, एड्स, जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ज्ञात नहीं है। सबसे घातक संक्रामक रोग कौन सा होगा, एड्स, और असंक्रामक रोग जो होगा वो कौन सा होगा, कैंसर। इन्हीं दोनों को अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा अपन अगले चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा होने वाला है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का कौन सा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। ये क्या होता है सुनना पहले, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है ना। बहुत नाम से पता चल जाएगा तुम्हें, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। और इन सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे जिसमें मेनली जो आएंगे अपने कौन आएंगे, जीवाणु आएंगे, कुछ कवक भी आएंगे, ठीक है ना। और ये जो सूक्ष्म जीव होगा जिन्हें अपन नग्न आंखों से देखना भी पॉसिबल नहीं होता, उनके द्वारा मानव के लिए कौन कौन से उपयोगी चीजें अपन बना सकते हैं, उन्हीं की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। और ये चीजें किस तरीके से बनेगी, उनका क्या यूजेज होने वाला है, यही अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो कल अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हुआ तो देखेंगे समरी, नहीं तो अपन सीधा चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर जो कल अपन स्टार्ट करेंगे देख के आ जाना एक बार एनसीईआरटी से। सबसे छोटे चैप्टर से ही अपन स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 2 दिन चलाएंगे। कल स्टार्ट हो गया तो परसों खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बीच में स्किप रहा तो वो स्किप समझ के चलो, एक चैप्टर गया उसके लिए, ठीक है ना। तो कल अपन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ के आना है, कोशिश करना समझ में आ जाए तो, नहीं तो समझने के लिए अपन बैठे, ठीक है ना। तो कम से कम ये चैप्टर अपन कल स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है।